Hello dear student, welcome to the first video of the solution series of class 10th question paper of Maths 2025. Today I will explain you the solution of question number 1, 2 and 3. Myself Aman Thakur. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find playlist of the PYQ solutions. In the playlist you can see complete video solution of the class 10th 12th क्वेश्चन पेपर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 2025 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर. सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके पहले 3 पार्ट. जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस अंडर रूट 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज. 2 इक्वल रूट्स है, 2 डिस्टिंक्ट है, मोर देन 2 रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स है. अब ये हम कैसे चेक करेंगे? इनको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. अब जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई ये है, अब इसमें हमें कंपेयर कर लेना है जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे. ए की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, बी की वैल्यू अंडर रूट 7 होगी और सी की वैल्यू प्लस 2 रहेगी. जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 7, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 माइनस 4. a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, c की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. अब 7 माइनस, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट माइनस 17. तो जो वैल्यू है, अगर रूट के अंदर माइनस आता है तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा. तो इसके जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ये नो रियल रूट. सो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा. अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन दोबारा बने तो आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सके. अब देखिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होती है तो हमें उसको सबसे पहले तो उसके जो वैल्यूज है वो ए बी सी को पहचानना होता है. अगर आप वो पहचान जाते हैं तो उसके बाद आपको एक ये फॉर्मूला याद करना होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? दो जो रूट आएंगे उनको हम निकाल सकते हैं. जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो एक बार हम यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का, तो इससे हमारे दो रूट मिल जाते हैं. लेकिन अब जैसे ये तो हर किसी को पता होता है, जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो वो इस फॉर्मूले को तो याद कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग से निकल जाता है. तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब देखिए, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो ये होता है, ये वाला. और जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब ये तीन कंडीशन होती है इसमें, ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है. तो इन तीनों केस में क्या क्या होता है? अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे. अब ये कैसे होगा? जैसे ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और अगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिलती है तो एक तो हमारा रूट क्या बनेगा? माइनस बी प्लस डी डिवाइड बाई 2a, और एक हमारा रूट बनेगा माइनस बी माइनस डी डिवाइड बाई 2a. तो अगर एक बार ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, वो इक्वल नहीं हो सकते, और दोनों रूट क्या होंगे? रियल. फिर अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो वो लेस देन जीरो आ जाता है. लेस देन जीरो ये एक इसी केस में आएगा जब जो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बनेगी. जब माइनस की वैल्यू बचेगी तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है. अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो इस केस में हमें क्या पता लगता है कि जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है. अब इसके बाद थर्ड केस आता है, अगर ये इक्वल टू जीरो होता है. इसका इक्वल टू जीरो होने का मतलब है यहाँ पर जीरो. तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस जीरो डिवाइड बाई 2a. अब एक बार हम जीरो को ऐड करेंगे और एक बार जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
माइनस बी माइनस 0/2a। अब 0 के ना तो ऐड करने से कोई इसमें चेंज आएगा, ना सब्ट्रैक्ट करने से चेंज आता है। तो हमारे पास जो रूट आएगा वो दोनों सेम रूट आ जाएंगे इस तरीके से। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो जब भी हमें डिस्टिंक्ट रूट के बारे में पूछा जाए, रूट के नेचर के बारे में पूछा जाए, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट याद रहना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये याद रहनी चाहिए कि जब वो ग्रेटर देन होगा तो उसमें कौन से रूट कैसे होंगे, लेस देन जीरो में कैसे रूट होंगे और इक्वल टू जीरो में कैसे रूट होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अनुज डिपॉजिट 500 per month for 18 months in a recurring deposit। recurring deposit का मतलब होता है वो उसमें हर मंथ हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो वो हर मंथ 500 रुपीज वो डिपॉजिट करवा रहा है। अकाउंट एट ए सर्टेन रेट पे, कोई एक सर्टेन रेट दिया हुआ है, इसमें इसने कंफर्म नहीं बताया है। इफ ही अर्न 570 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मीनिंग है कि अगर वो 18 मंथ के तक वो कर रहा था, जब 18 मंथ तक वो डिपॉजिट कर रहा है, तो मेच्योरिटी का मतलब है कि 18 मंथ के बाद जब उसको अमाउंट मिलेगी उस टाइम पे उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो 570 है। देन दिस हिज मेच्योर्ड अमाउंट इज, जो उसकी मेच्योर्ड टोटल अमाउंट होगी वो क्या होगी। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर। अब उसने 500 पर मंथ डिपॉजिट करवाए हैं, टोटल उसने 18 मंथ तक डिपॉजिट करवाए हैं, तो उसकी जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट है वो कितनी होगी, 500 मल्टीप्लाई 18। और जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला, टोटल 570। तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट आंसर ही है, 500 मल्टीप्लाई 18 प्लस 570। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर और भी लिखा गया है, जैसे यहाँ पर 19 लिख दिया, यहाँ पर अगर जैसे सेम लिख दिया 18 तो साथ में इसमें 19 भी लिख दिया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए है। इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which of the following cannot be the probability of an event? कैन नोट, इनमें से कौन सी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब जो फेवरेबल आउटकम होगी या तो वो टोटल आउटकम के इक्वल होंगी या उससे लेस देन होंगी। मींस फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू टोटल आउटकम होती है। अब हमें पता है अगर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल या लेस देन होगा, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहेगी। और जो प्रोबेबिलिटी है वो, अगर फेवरेबल आउटकम 0 है, कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 0। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इससे आगे पीछे नहीं जाएगी। तो इस जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन जो ये दिए गए हैं, तो इनमें से जो भी वैल्यू 1 से एक्सीड करेगी वही हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा 0.25 है, तो ये तो 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। 67% का मीनिंग क्या होता है, 67 डिवाइड बाई 100। अब ये भी 1 से छोटा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब बचती है ये एक लास्ट वैल्यू 5/4, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके अंदर ही लाई करेगी। अब जैसे कोई भी परसेंट अगर ऑप्शन में ऐसा ऐसा आता है 50%, 70%, 80%, तो इसका मीनिंग ये है, आपको इसको ऐसे लिख के देखना है जब भी आपके आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए, तो ऐसे। तो आप इसमें देखिए कि ये 1 से एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आपको जैसे माइनस की वैल्यू भी दे दी जाएगी तो वो भी पॉसिबल नहीं होती। जैसे अगर इन्होंने ऐसे कर दिया 1/33 दे दिया और साथ में माइनस लगा दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है
कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। वो 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन इनसे बाहर नहीं जाएगी। और दूसरा इसमें एक फॉर्मूला और होता है, उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। जो प्रोबेबिलिटी है, ये तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, और एक प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, पी डैश। तो इन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 आता है। इसको पी से डिनोट कर सकते हैं, इसको ई प्लस ई डैश भी बोल सकते हैं, इक्वल टू 1, या फिर इसमें कई बार ई प्लस ई बार भी लिख दिया जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखें। इस फॉर्मूले से भी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, वो इन फॉर्मूले से भी बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान रखना कि एक तो ये फॉर्मूला याद रहे। सो लास्ट में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगी तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पर परसेंटेज में अगर ये दे दिया जाए 1/10%, तो इसका मतलब होगा 1/10 डिवाइड बाई 100, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो यही थे आज के हमारे 3 क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है फर्स्ट, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसका आंसर है डी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।